ये मुख्यतः साइंस के प्रश्न रहेंगे, ठीक है, जो कि आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और साइंस का प्रश्न जितना मैं इससे करवा दूंगा ना, बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज बहुत अच्छा सर है, न्यू वाला चलिए। है। हाँ, सारे के सारे न्यू वाला है, ठीक है, जो कि वनडे एग्जाम पे बेस करके बनाएगा। फलों का अध्ययन बताइए सबसे पहले क्या बोलते हैं, जानते ही, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फलों का अध्ययन आप लोग पोमोलॉजी, ठीक है। फल बनता है, ठीक है, फल बनता है निषेचन के बाद, ठीक है। किससे बनता है? तो अंडाशय से, मतलब फल बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बीज कैसे बनता है? फल जो बनता है निषेचन के बाद अंडाशय से बीज बनता है। तो निषेचन के बाद बीजांड से क्या बनता है? तो निषेचन के बाद बीजांड से आपका बीज बनता है। निषेचन की बात करें, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, ये क्या बताएंगे? स्टारबर्गर। बहुत सुंदर, स्ट्रासबर्गर ने किया था, ठीक है। नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन कहलाता है, क्या कहलाता है? नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन क्या कहलाता है? तो क्या बताएंगे? निषेचन। निषेचन कहलाता है, ठीक है। सबसे बड़ा बीजांड होता है किसके, किसमें होता है? सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो क्या बताएंगे? तो साइकस में, ठीक है। जीवित जीवाश्म कौन सा? ये प्रश्न कई बार पूछा है, जीवित जीवाश्म क्या है? तो क्या बताएंगे? साइकस जो है आपका जीवित जीवाश्म है, ठीक है, ध्यान रखिए। जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता, उस फल को क्या बोलते हैं? सत्य फल बोला जाता है उसको। डिफिनेशन क्या होगा? जिस फल को बनने में पुष्प का केवल लिक्विड अंडाशय ही भाग लेता है, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको सत्य फल बोलेंगे, ठीक है। जिस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग, जिसे पुष्पासन या फिर बाह्यदल भी भाग लेते हैं, वो मतलब क्या कहलाता है? क्या बताएंगे? असत्य। असत्य फल। मटर और आम की बात करेंगे तो ये सत्य फल है या फिर असत्य फल है? तो क्या बताएंगे? मटर और सत्य आम बोलिए। सत्य। बिल्कुल सत्य फल है, ठीक है, बहुत सुंदर, आपने बेहतरीन बताया। अगर मैं बात करूं, ठीक है, असत्य फल की बात करें, असत्य फल क्या हो जाएगा? सेब। सेब, नाशपाती, कटहल। ठीक है, सेब, नाशपाती, कटहल हो जाएगा, ठीक है। सारोसिस फल की बात करेंगे, सारोसिस फल कौन सा है? सारोसिस फल शहतूत। बिल्कुल बिल्कुल, सारोसिस फल की बात करेंगे, ठीक है। अनानास और तो कटहल। इसको क्या बोलते हैं? सहतूत है। अनानास है, कटहल। इसमें से सहतूत बहुत लोगों ने नहीं खाया होगा, कितने लोगों ने नहीं खाया सहतूत? नहीं सर, हमने बहुत तो खाया जानते है। भी नहीं होंगे। छोटा छोटा सा होता है बहुत मीठा खाए मीठा। हैं सर। जानते होंगे सहतूत क्या होता है, पहले नहीं, तो ठीक है। अभी सर तो नहीं बनता, पहले बहुत बनता था। तो यार हम लोग की तरफ तुत्ती बोलते हैं सर उसका। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। एक ब्लैक भी होता है और एक रेड भी होता है। हम्म। खट्टा में लगता है। ग्रीन रहता है, बाद में रेड हो जाता है, ठीक है। जाने के बाद ब्लैक हो हाँ जाता है, रेड ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? आम की, इमली की, मध्य। पपीता की, मध्य। बेर बीच का कौन वाला। सा भाग खाते हैं? मध्य फल भित्ति खाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य वाला भाग कौन सा होता है? फल। ध्यान में रखिएगा, तो फल भित्ति हो रहा है, ठीक है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य वाला भाग कौन होता है? तो फल भित्ति होता है, ठीक है। लीची के खाने वाला योग्य एग्जाम में कई बार पूछा है, क्या रेड। बताएंगे? लीची के खाने रेड एरिल योगिक। होता है, ठीक है। और नारियल को खाने वाला भाग की बात करेंगे, नारियल के खाने योग्य वाला भाग भ्रूण की बात कोश। करेंगे, कौन हो जाएगा? भ्रूणकुश हो जाएगा, ठीक है। अब फूल गोभी का खाने वाला योग्य भाग का, फूल गोभी तो पुष्प ही होता है ना, तो क्या बोलते हैं उसको? पुष्पक्रम भी बोलते हैं, ठीक है। पुष्पक्रम। ध्यान में रखिएगा। जब तक करवा रहा हूं, ठीक है, जब तक भी आपका एग्जाम है, वनडे एग्जाम होते सभी दिन प्रति लोग 8:30 बजे किसी क्लास, वैसे तो मैं अभी एक ही क्लास ले रहा हूँ, किसी क्लास में जुड़े चले 8:30-9 बजे के बीच में मैसेज चेक करके जरूर जुड़िए, ठीक है। फिर आपका देखिए वनडे एग्जाम में आपका कितना इंप्रूव। मेरा उद्देश्य ये तो कम से कम इस बार सभी लोगों का बेरोजगारी को दूर करवा देना है, ठीक है। चाहे कोई भी पद मिले, लेकिन मिल जाना चाहिए, ठीक है। फूल की बात करेंगे, पौधों का जनन अंग कौन होता है? पौधा का जनन अंग कौन होता है? फूल। तो बिल्कुल पुष्प पुष्प। होता है या फिर फूल होता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी। बिल्कुल क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पुष्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो एंथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? तो क्या बताएंगे? फूलों की खेती बिल्कुल क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, बहुत सुंदर। पुष्प का नर अंग क्या कहलाता है? पुष्प का नर अंग क्या कहलाता है? क्या बताएंगे? पुष्प का नर अंग बिल्कुल क्या कहलाता है? तो पुंकेसर कहलाता है, ठीक है, ध्यान में रखिए। पुष्प का मादा अंग क्या कहलाता है? ये कई बार पूछा है, पुष्प का मादा अंग बताइए। कार्पेल। तो क्या नाम है? तो पुष्प का मादा अंग को अंडक कहते हैं या फिर कार्पेल कहते हैं, क्या बोलते हैं? कार्पेल कहते हैं। अब पुष्प का नर अंग की बात करेंगे, ठीक है, तो नर और मादा समझते हैं ना, मादा का मतलब फीमेल हुआ, ठीक है। और नर का मतलब नारी मत समझिएगा, मेल होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो मादा की बात करें अंडक या फिर कार्पेल बोलते हैं, नर की बात करेंगे पुंकेसर होता है, ठीक है। सबसे छोटा पुष्प की बात करेंगे तो क्या होता है? जोसिया।
वल्फिया, उल्फिया, ठीक है। सबसे बड़ा पुष्प की बात करेंगे तो क्या होता है? रफलेसिया होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। हम लोग आगे चलेंगे पादप उत्तक, ठीक है। पादप उत्तक को लेके कुछ प्रश्न लेंगे। कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती है क्या कहलाती है? उत्तर उत्तक कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको टिश्यू बोलते हैं, ठीक टिश्यू। है। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये भी पूछा है कई बार। उत्तक शब्द का रॉबर्ट प्रयोग हुक। सर्वप्रथम किसने किया? नहीं नहीं, नहीं, कोशिका का प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक। बिचट ने किया था उत्तक शब्द का। किसने किया था? विचट। बिचट ने किया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है क्या चीज से होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण क्या चीज से होता है? तो प्रोटीन से होता है। किससे होता है? ध्यान में रखेंगे, प्रोटीन से होता है, ठीक है। जाइलम एवं फ्लोएम क्या है? किस प्रकार का उत्तक है जाइलम? वीवीआई क्वेश्चन। जाइलम एवं फ्लोएम किस पर धन के लिए है। संवहनीय उत्तक है, बिल्कुल ठीक है। पत्तियों में बने, ठीक है। पहले खाद्य पदार्थ तो पत्ती में बनता है ना, तो पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम का होता है। जल तथा खनिज लवण को, ठीक है, पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। खनिज लवण और जल दोनों पहुंचाने के काम कौन करता है? तो जाइलम करता है, ठीक है। शरीर के ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का काम वाला ऊतक को क्या बोलते हैं? कौन सा ऊतक बोलते हैं? संयोजी ऊतक बोलते हैं, जिसको आई थिंक कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। रक्त एक प्रकार का किस प्रकार का है? रक्त भी जो है आपका संयोजी ऊतक ही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, आप लोग आते हैं प्रकाश संश्लेषण में आते हैं, ठीक है। तो देखेंगे पेड़ एवं पौधा द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की इकाई की बात करेंगे तो कौन सा इकाई है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई की बात करेंगे, कौन सी इकाई है? क्वांटोसोम। बहुत सुंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, टू द पॉइंट ही रहेगा, जो कि सीधा सीधा आपके एग्जाम के पेपर में छपेगा। बहुत डिटेल से नहीं जाएंगे, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछेगा ना, सेम टू सेम टॉपिक बाय टॉपिक करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है क्या? आवश्यक होता है तो सबसे पहले CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। साथ में पानी भी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, ठीक है। सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, जिससे पानी जो है पौधा कहाँ से प्राप्त करेगा? जमीन से, ठीक है। हवा से मतलब एयर से, मतलब CO2 उसको मिल जाएगा, ठीक है। आगे की बात है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किस प्रक्रिया के प्रक्रम में होता है? तो क्या बताएंगे? प्रकाश संश्लेषण में होता है, ठीक है। बात करें क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, किन रंगों को ग्रहण करता है क्लोरोफिल प्रकाश के, ठीक है। तो क्लोरोफिल प्रकाश में किन रंगों को ग्रहण? बैगनी, नीला तथा लाल। लेकिन बीपीएससी पिछला बार एक प्रश्न पूछा था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे तेज मतलब किसमें होती है? लाल। बिल्कुल, लाल रंग में सबसे तेज होती है, ठीक है। और सबसे धीमा की बात करें तो बैगनी में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, तो ध्यान में रखिएगा। लाल में सबसे अधिक होगी प्रकाश संश्लेषण की दर, और बैगनी में सबसे धीमा होगी, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होती है, क्योंकि दिन में मतलब क्या होता है? सूर्योदय होता है, और इसके लिए सूर्य की रोशनी आवश्यक है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में बात करें, ऑक्सीजन निकलता है उपचयन द्वारा। ऑक्सीजन मतलब कहाँ से निकलेगा? ऑक्सीजन चाहिए होगा ना, तो कहाँ से निकलेगा? उपचयन की प्रक्रिया के द्वारा। तो जल में ऑक्सीजन होता है, वहां से ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो आगे आप हमें ये बताइए। बिल्कुल ठीक है, आगे हमें ये बताइए। स्क्रीन बंद हो गया है क्या? चल रहा है इसका। चल रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। और स्क्रीन बड़ा करने का तरीका भी आप लोग को बता दिए थे। रोटेट कर लीजिए, पूरा बड़ा बड़ा लैपटॉप की तरह दिखेगा, ठीक है। जैसे मूवी देखने वाला मोड में कर लीजिए, खूब बड़ा बड़ा दिखेगा, अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है, कहाँ से मिलती है? जल अपघटन के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो प्रकाश से मिलती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं फास्फोग्लिसरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक की बात करेंगे तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, किसके द्वारा संतुलित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ा जाता है,
और कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब पेड़ पौधे के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत की बात करेंगे तो सौर विकिरण है। क्या है? जैविक ऊर्जा सौर का अंतिम विकिरण। स्रोत की बात करेंगे तो क्या सौर विकिरण। पादप हार्मोन में आते हैं। ठीक है। बिल्कुल। अब हम लोग किस में आते हैं? तो पादप हार्मोन में आते हैं। ठीक है। देखेंगे पादप हार्मोन क्या है, तो ध्यान में रखिएगा। ऑक्सिन की बात करेंगे, जिब्रेलिन की बात करेंगे, एथिलीन की बात करेंगे, फ्लोरिजिन की बात करेंगे और साइटोकाइनिन की बात करेंगे। सारे के सारे पादप हार्मोन से, लेकिन सबका काम जो है इसका अलग अलग काम है। ठीक है। उसी को लेकर प्रश्न बनता है। ठीक है। अब इसमें प्रश्न क्या बनता है, एग्जाम में बहुत ही प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे वृद्धि प्रवर्धक पादो हार्मोन कौन है, जो कि पौधे के या फिर पादप की वृद्धि में काम आता है। तो उसका नाम है ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। ये क्या है, तो वृद्धि है। ठीक है। लेकिन पौधा क्या एक लिमिट समय तक की लिमिट हाइट तक ही बढ़े, ज्यादा ना बढ़े, उसके लिए निरोधक पादप हार्मोन भी बात करेंगे। तो इसमें स्पेसिफिक अम्ल और मतलब एथिलीन जो है मतलब क्या करता है, वृद्धि निरोधक है। तो वृद्धि प्रवर्धक में कौन कौन आ जाएगा, वृद्धि प्रवर्धक में कौन कौन आ जाएगा, नाम एक बार आप लोग रिपीट कर दीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे। ऑक्सीन, जिब्रालिन। ऑक्सीन है, ऑक्सीन, जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन है। जिब्रेलिन है। ठीक है। और साइटोकाइनिन है। ठीक है। बात करें वृद्धि निरोधक की, बात करें वृद्धि निरोधक में कौन है, तो एब्सिसिक अम्ल एब्सिसिक और अम्ल हो एथिलीन। जाएगा और और एथिलीन, ये एथिलीन। वृद्धि निरोधक में है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन की बात करेंगे, ऑक्सीन है। ठीक है। कौन है? ऑक्सीन। ऑक्सीन को सबसे पहले ऑक्सीन। खोजा गया था। और ऑक्सीन को खोजने का काम जो था डार्विन ने किया था, जो कि 1880 में किया था। कब किया था? 1880 डार्विन ने 1880 में किया था। ठीक 1880। है। किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करके, किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करके खरपतवार नष्ट करने में होता है। तो ऑक्सीन का प्रयोग जो होता है ना, खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है। और एक प्रश्न कई बार पूछा 2,4-D। ठीक है। 2,4-D क्या है, तो क्या बताएंगे? है खरपतवार नाश। बिल्कुल, एक खरपतवार नाशी जो है जिसका नाम क्या है, 2,4-D है। ठीक है। गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है, जो कि गैसीय रूप में पाया जाता है, तो क्या बताएंगे? एथिलीन। एथिलीन। बिल्कुल, एथिलीन हो जाएगा। ठीक है। एथिलीन की गैस में पाया जाने वाला क्या है, हार्मोन है, इसको में रखना है। एथिलीन की खोज किसने की थी और कब की थी, तो क्या बताएंगे? एथिलीन की खोज वर्ग ने 1962। वर्ग ने 1962 में 62 में की थी। ठीक है। और एथिलीन जो होता है फलों के पकाने में भी सहायक होता है। ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, फलों के पकाने में सहायक कौन होता है, तो एथिलीन होता है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे, प्राकृतिक रूप से। ठीक है। और ऐसे तो हम लोग कृत्रिम रूप से क्या डाल के पका लेते हैं, कार्बाइड जिसको बोलते हैं, उसको डाल के कृत्रिम रूप से भी फल को पका लेते हैं। ठीक है। पुष्पों की संख्या में वृद्धि करने में सहायक की बात करेंगे, वो भी एथिलीन होता है। पौधे को लंबा करने में सहायक कौन होता है, कई बार पूछा, लंबा करने में पौधों को सहायक कौन होता है, कौन सा हार्मोन जो है पौधा को लंबा करता है, क्या बताएंगे? जिब्रेलिन। बिल्कुल, जिब्रेलिन। ठीक है। जिब्रेलिन एक हार्मोन है जो कि पौधा को लंबा करने में सहायक होता है। जिब्रेलिन की खोज की बात करेंगे तो किसने किया था, माइक बंद कर दीजिए। ठीक है। करोसावा ने किया था। किसने किया था? करोसावा ने किया था। करोसावा ने कब किया था, तो 1926 में किया था। कब किया था, तो 1926 में किया था। ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक कौन होता है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। बिल्कुल, साइटोकाइनिन। ठीक है। ध्यान में रखेंगे, साइटोकाइनिन। ठीक है। और साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था, तो क्या बताएंगे? साइटोकाइनिन की मिलर खोज ने किसने किया था, 1951 में। मिलर ने किया था। मिलर। ठीक है। ध्यान में रखेंगे, मिलर ने किया था और 1951 में किया था। ठीक है। फूल को खिलाने वाला, जो फूल को खिलाने वाला, ठीक है, फल को पकाने वाला एथिलीन था, लेकिन फूल को खिलाने वाला कौन था, तो क्या बताएंगे? फ्लोरोजेन। ध्यान में रखिएगा, फूल को पकाने, फूल को खिलाने वाला की बात करेंगे, क्या नाम है, तो फ्लोरीजेन। ठीक है। फूल से फ्लोरी याद रखिएगा। ठीक है। ट्राउमैटिन है। ट्राइमाउटिन क्या है, तो एक प्रकार का डाई कार्बो क्रिस्लिल अम्ल है। ठीक है। तो ट्राउमैटिन क्या है, तो डाई कार्बो क्रिस्लिक अम्ल है। ठीक है। पौधे के जख्मों भरता है, कौन भरता है पौधे में जख्म, तो ट्राउमैटिन जो है पौधा में मतलब क्या भरता है, जख्म भरने का काम जो है करता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, पौधा जो होता है क्या होता है, रोग से ग्रसित हो जाता है। ठीक है। इससे प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है। बीपीएससी तक प्रश्न यहां से पूछा है। ठीक है। तंबाकू का मोजेक रोग होता है, किसके वजह से होता है तंबाकू का मोजेक रोग? अब प्रश्न ऐसे पूछेंगे। ठीक है। मोजेक रोग जो होता है किस पादप को प्रभावित करेगा, तो ध्यान रखिएगा तंबाकू को प्रभावित करेगा। या फिर पूछ देंगे से तंबाकू में मतलब मोजेक रोग मतलब किसके वजह से होता है, तो विषाणु की वजह से होता है। ठीक है। आलू का सैथिल रोग होता है, किसके वजह से होता है आलू का सैथिल रोग, तो क्या बताएंगे? जीवाणु से। ठीक। गेहूं में रस्ट रोग होता है, किसके वजह से होता है गेहूं में रस्ट रोग?
गन्ना में लाल सड़न रोग होता है, किसके वजह से होता है गन्ना में लाल सड़न रोग? कवक से ही। होता है, ठीक है। धान का अंगमारी रोग है, ठीक है, धान का अंगमारी रोग का कारक क्या है, तो क्या बताएंगे? जैंथोमोनास। जीवाणु है, ठीक है। जीवाणु का नाम भी बता दीजिए जरा, जीवाणु का नाम भी बता जैंथोमोनास दीजिए, कौन सा जीवाणु। जीवाणु है? जैंथोमोनास। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जैंथोमोनास, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लास्ट रोग संबंधित है, किस फसल से ब्लास्ट रोग संबंधित है, तो क्या बताएंगे? चावल। धान से, ठीक है, धान से, ठीक है। हरित बाली रोग किससे संबंधित है? हरित बाली रोग क्या बताएंगे? बाजरा। बिल्कुल, बाजरा से संबंधित जो है हरित बाली रोग, ठीक है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग देखते हुएगा, फल का मतलब बीच बीच में देखिएगा थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, माइक इनका इको कर रहा है, ठीक है, बंद करके रखिए, ठीक है। उसको कौन सा रोग बोलते हैं? अग्नि निर्जा रोग बोलते हैं, ठीक है। सेब में होता धान है। का बिल्कुल ठीक है, रेड धान का रेड खैरा रोग किसके कमी की वजह से होता है? धान का खैरा रोग जस्ता। बिल्कुल जस्ते की कमी की वजह से मतलब क्या होता है, तो धान का मतलब क्या होता है? खैरा रोग होता है, ठीक है। आलू में ब्लैक हेड रोग होता है, किसकी कमी की वजह से ब्लैक हेड रोग होता है? काला काला, ऑक्सीजन आलू की को कमी काटिएगा ना तो उसके नीचे देखिए काला काला हो जाता है, ठीक है, देखिएगा ऑक्सीजन की काला कमी के काला। कारण, ठीक है। बंची टॉप रोग किसके वजह से बंची टॉप रोग संबंधित है, किससे संबंधित? बंची टॉप रोग केला से टिक्ला से संबंधित। टिक्का रोग संबंधित है किससे? टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का रोग मूंगफली से। मटर में मार्स रोग होता है, किसके कमी से होता है? मटर में मार्स मैंगनीज की रोग कमी से मैग्नीज की कमी से होता है मटर में मार्स रोग, ठीक है। नींबू में डाई बैक तथा लिटिल लीफ रोग होता है, ठीक है। तो डाई बैक जो होता है कॉपर की कमी के कारण से, तांबा की कमी के कारण से, और लिटिल लीफ भी होता है सेम, ठीक है, कॉपर तांबा की कमी की वजह से दोनों रोग हो सकता है नींबू में। नींबू में आप लोग देखिएगा, नींबू पे ना काला काला ऊपर में पड़ जाता है, देखते हैं ना, वो उसका एक प्रकार का रोग। आम तथा बिल्कुल, आम तथा बैगन में लिटिल लीफ जो होता है तो यहाँ पे जस्ते की कमी से होता है आम तथा बैगन में, जबकि नींबू में जो होता है कॉपर की कमी से होता है, ठीक है। फूल गोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निरकोसिस रोग होता है, किसकी वजह से? तो किसकी वजह से? बोरोन की कमी से होता बोरॉन है, की ठीक है। कमी। तो फूल गोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निरकोसिस रोग की बात करेंगे तो बोरोन की कमी से होता है, ठीक है। एक बार मैं सारा को रिपीट कर देना हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में पूछता है तो सुन लीजिएगा। तंबाकू में मोजेक रोग जो होता है जीवाणु की कमी से। आलू का सैथिल रोग जो होता है जीवाणु की, सॉरी, तंबाकू में मोजेक रोग विषाणु। विषाणु की कमी से, विषाणु है, ठीक है, मतलब वायरस। आलू का सैथिल रोग जीवाणु की वजह से। गेहूं में रस्ट रोग कवक की वजह से। गन्ना में लाल सड़न रोग कवक की वजह से। धान का अंगमारी रोग मतलब आपके जैंथोमोनास नामक जीवाणु की वजह से। बलास्ट रोग संबंधित है धान से। हरित बाली रोग संबंधित है बाजरा से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से। धान में खैरा रोग होता है जस्ते की कमी से। आलू में ब्लैक हट रोग होता है ऑक्सीजन की कमी से। बंची टॉप रोग संबंधित है केला से। टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली से। मटर में मार्स रोग है मैग्नीज की कमी से। नींबू में डाईवैक तथा लिटिल लीफ रोग है कॉपर तांबा की कमी से। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है जस्ते की कमी से। फूल गोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निरकोसिस रोग होता है बोरोन की कमी से, ठीक है। आप इसको इतना याद रखें, ठीक है। आप चलेंगे हम लोग आगे, आप चलेंगे हम लोग आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है देखेंगे। वनस्पति शास्त्र के महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। लौंग प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है लौंग, तो क्या बताएंगे? पुष्पकली उससे जो आपका प्राप्त जो होता है पुष्पकली से प्राप्त होता है, ठीक है। पुष्पकली से लौंग जो होता है क्या होता है? प्राप्त होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हींग प्राप्त होता है, हींग किससे प्राप्त होता है? हींग, पौधे के जड़ से। हींग जानते हैं क्या होता है हींग? जी जानते हैं, पीला कलर का जी। रहता है वो। कहाँ पे प्रयोग करते हैं हींग का? पूजा में। दुर्गा पूजा में जंतर वगैरह में भी डालते हैं, तड़का वगैरह में भी डालते हैं हींग को ना, ठीक है। कॉर्क प्राप्त होता है, ठीक है। कॉर्क कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्ष से, वृक्ष के छाल उस वृक्ष के छाल से। छाल से मतलब क्या होता है, ठीक है, आपका कॉर्क प्राप्त होता है, ठीक है। आगे चलेंगे तो आप हमको ये बताइए, ओक का वनस्पति नाम क्या है? कोई कोई तरस। क्वेकर सर्व है, ठीक है। हीरोइन प्राप्त होता है, कहाँ से होता है? अफीम अफीम पोस्ता से होता है, ठीक है। आप चलेंगे, अफीम पोस्ता प्राप्त होता है, किससे होता है? अफीम पोस्ता कहाँ से प्राप्त है? जिसे हीरोइन ड्रग्स बनाया जाता है, अधपके फल से। ध्यान में रखेंगे। अफीम का वास्तविक नाम क्या है, सॉरी, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? पेपेवर पैपेबर सोमनीफेरम, क्या नाम है? पैपेबर सोमनीफेरम जो है इसका वास्तविक नाम है, ठीक है। मॉर्फिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन
अफीम के पौधा से। अफीम के पौधे से प्राप्त। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन है? तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन है जिसको खाने से कैंसर होता निकोटीन। है? ठीक है, निकोटीन। निकोटीन निकोटीन प्राप्त होता है। निकोटीन कहाँ से प्राप्त होता है? तंबाकू के पत्ती से। तंबाकू के पत्तियों से। ठीक है, कॉफी में उत्तेजित पदार्थ कौन है? कॉफी में उत्तेजित पदार्थ का नाम बताइए, क्या है? कॉफीन। कैफीन में। ठीक है, कैफीन। कॉफी में बात करेंगे तो कॉफी की बात करेंगे तो कैफीन प्राप्त कहाँ से होता है? कॉफी के बीज से। ठीक है, ध्यान में। चाय में उत्तेजित पदार्थ को क्या बोलते हैं? चाय में उत्तेजित पदार्थ तीन। थीन या फिर टैनिन। थीन या फिर टैनिन प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? चाय की पत्ती चाय की से। पत्ती से। तारपीन तेल प्राप्त होता है। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? चीर के वृक्ष चीर के। के वृक्ष से। सबसे छोटा गुणसूत्र किसका है? शैवाल के। शैवाल का। सबसे लंबा गुणसूत्र किसका है? ट्राइलियस में। ठीक है, सबसे लंबा गुणसूत्र की बात करें ट्राइलियस में। ठीक है, सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा की बात करेंगे, क्या नाम है? हार्डविचिया। हार्डविचिया। ठीक है, सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा कौन सा है? ओक्रोमा। ठीक है, पौधे के अंकुरन के लिए आवश्यक क्या है? पौधे का अंकुरन के लिए आवश्यक क्या है? जल होना जल चाहिए, चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, चाहिए और टेम्परेचर होना सूर्य का चाहिए। प्रकाश मतलब ताप होना चाहिए। ठीक है, पौधे की आयु के पता लगाया जा सकता है, कैसे लगा सकते हैं? बलयों को गिनकर। बिल्कुल, वृद्धि बलय या फिर वार्षिक बलयों को गिनकर, जो कि साल में एक ही बार आती है। ठीक है, वार्षिक बलयों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्रोनो लगाना ना भूलिए, सीधे डेंड्रोलॉजी का लगाएंगे तो झाड़ियों का अध्ययन हो जाता है, लेकिन क्रोनो लगा देंगे तो वार्षिक बलयों का अध्ययन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, पौधे के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16। 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स बोलते हैं। चट्टानों पे उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स बोलते हैं। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, आप चलेंगे आगे। ठीक है, जंतु विज्ञान में चलेंगे। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु। अरस्तु को बोलते हैं। जब प्राणी जगत में सबसे बड़ा मतलब प्राणी जगत कौन सा है तो क्या बताएंगे? ऑर्थोपोडा है। बात करेंगे तो कौन कौन आएंगे? कॉकरोच हो गया, मच्छर, खटमल, मक्खी। मक्खी, झींगा मछली। ठीक है, झींगा मछली से प्रश्न पूछ सकता है, आर्थोपोडा में है। ठीक है, तिलचट्टा में, मक्खी में, खटमल, मच्छर, ये सारे के सारे किस में आएंगे? तो आर्थोपोडा में आएंगे। ठीक है, कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं जिसको बल्ब बोलते हैं? कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, कीटों की पैरों की संख्या कितनी होती है? 6। होती है। मकड़ियों की पैरों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसलिए मकड़ी क्या है? तो मकड़ी कीट नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ की बात करेंगे, कौन सा संघ है जंतु जगत में? मोलस्का। ठीक है, मोलस्का संघ के जीव की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? ऑक्टोपस और घोंगा। ठीक है, दोनों को दोनों मतलब क्या आ जाएगा? मोलस्का। ठीक है, तो सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा, दूसरा नंबर पे मोलस्का। ठीक है, मोलस्का संघ के जीव की बात करेंगे तो क्या ऑक्टोपस और घेंगा, हाँ ये लोग रेंगते हैं। ठीक है, ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस की बात करें मृदु कवची है। क्या है? माटी खाने वाला मृदु कवची। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में इसके रखेंगे। द्वारा। बिल्कुल, किसके वजह से होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलेंगे तो आप हमें ये बताइए, मोलस्का संघ में उत्सर्जन किसके द्वारा, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? उत्सर्जन मतलब मल त्याग किसके द्वारा होता है? ब्रिक के द्वारा। को द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वृक्कों के द्वारा होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं, एक कोषीय होते हैं, फिर बहुकोषीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक केसीय होते हैं। बहुत सुंदर। प्रोटोजोआ नाम दिया था, किसने दिया था नाम प्रोटोजोआ? गोल्डफस ने नाम दिया था। ठीक है, किसने दिया? प्रोटोजोआ नाम किसने दिया था? गोल्डफस ने दिया था। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ के जीव की बात करेंगे तो प्रोटोजोआ संघ के जीव कौन कौन है? अमीबा और यूग्लिना। पैराफिरा संघ के जीव की बात करेंगे तो कौन है? साइकोन और स्पंज है की बात करेंगे। ठीक है, पैराफिरा संघ के जीव की बात करेंगे, साइकोन की बात करेंगे, स्पंज की बात करेंगे। पोराफिरा संघ के जीव कहलाते, क्या कहलाते हैं? पोराफिरा, पोरीफेरा सॉरी, स्पंज कहलाते। ठीक है, एनालिडा संघ के जीव कौन कौन है? एनालिडा में केचुआ हो गया, जोक हो गया। कुछ केचुआ में बात करें कितने कोष्ठ हृदय होती है, मतलब कितनी जोड़ी हृदय होती है? सॉरी, 4 जोड़ी हृदय होती है। ठीक है, एनिलिडा संघ के जीव का श्वसन मतलब क्या चीज से होता है? त्वचा हो जाएगा ना।
पता है एकाइनो एकाइनो डर्मेटा में आते हैं। एकाइनो डर्मेटा संघ के जीव में कौन कौन आते हैं? जेली फिश हो गया, तारा सुंदर, मछली हो गया। जेली फिश आता है, तारा मछली आता है, ब्रिटल स्टार आता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सिलिंड्रेटा संघ के जीव कौन कौन से हैं? सिलिंड्रेटा, बताइए कौन हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाइड्रा और मूंगा। ठीक है, हाइड्रा की खोज किसने की थी? हाइड्रा की खोज किसने की थी? लेवनहॉक और इसने लिवेनहॉक ने और क्या चीज की खोज की थी? लिवेनहॉक ने जीवाणु का खोज एंटोनियो लियोन। पानी कैसे होते हैं? एम्फीबिया पर कैसे होते हैं? उभयचर होते हैं, जल और चर दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, उभयचर का अर्थ क्या होता है? उभयचर का अर्थ जो जल और स्थल दोनों में रहता सब दोनों में निवास कर सकते हैं। जैसे बात करेंगे मेढक होता है। ठीक है, मेढक के हृदय में कष्ट कितने होते हैं? मतलब कितने कक्ष होते हैं? 3 कोष्ठ होते हैं। 3 होते हैं। ठीक है, पक्षी के हृदय में काष्ठों की प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4। 4। मनुष्य में कितना होता है? मनुष्य में 4 मनुष्य में भी 4। जी सर, 4 है मनुष्य। 4 कोष्ठ मनुष्य में। ठीक है, ध्यान, मनुष्य में भी 4 कोष्ठ। ठीक है, और बाया निलय। बहुत सुना। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? कीटों का अध्ययन। अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। का सबसे ऊंचा विशालतम जीवित पंछी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। सब किस महाद्वीप में पाया जाएगा शुतुरमुर्ग? क्या बताएंगे? अफ्रीका। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, विश्व का दूसरा विशालतम पक्षी की बात करेंगे, कौन हो जाएगा? उड़ सकती है। विश्व का सबसे छोटा पंछी की बात करें, क्या हो जाएगा? हेम्बर्ग एक अच्छा पक्षी जो पीछे की तरफ भी उड़ सकती है। ठीक है, हाँ हाँ, एक ही बार बोलना है। ठीक है, पीछे की तरफ भी उड़ सकती है। ठीक है, स्तनधारियों का मूलभूत रक्षण क्या है? डायफ्राम होता है। क्या होता है उसमें? डायफ्राम होता है। ठीक है, स्तनधारियों के हृदय कितने कक्ष होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। स्तनधारियों का शोषण होता है, किसके द्वारा होता है शोषण? फेफड़ा के द्वारा। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनधारी की बात करेंगे, कौन हो जाएगा? ब्लू व्हेल। सब हो जाता है। छोटा मतलब स्तनधारी कौन सा है? सर, जिसके हाथ का अच्छा खाना नहीं बनता उसने इसको मार रखा है। ठीक है बोलते हैं ना, सुना है कि नहीं आप लोगों ने? जी। सबसे लंबा स्तनधारी की बात करेंगे, क्या होगा? जिराफ। ठीक है, सबसे लंबा स्तनधारी की बात करेंगे, जिराफ होगा। बड़ा बोला जाता है, डार्विन का जो मतलब है, स्पीसीज वाला जो स्टोरी जो बोला जाता है, जिराफ का गर्दन इसलिए लंबा हो गया क्योंकि पेड़ पे जो के पौधे जो लगे थे काफी हाइट पे लगे हुए थे, इसलिए जिराफ गर्दन उठा के मतलब उसको खाने का प्रयत्न किया, इसीलिए उसका मतलब पौधा उसका गर्दन मतलब लंबे हो गए। बिल्कुल। जंगल में सर आग लग गया था सर, तो छोटा प्लांट जो था ना वो सारा जल गया और बड़ा प्लांट बच गया। तो क्लाइमेट के अनुसार जो है उसका परिवर्तन होने लगा और अपने गर्दन को ऊंचा करके वो वृक्ष के पत्तों को खाने का परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, उसी को बोलते हैं ईट परिवर्तन का सिद्धांत। इसलिए गर्दन ऊंचा किया और उसके बाद उसके गर्दन ही ऊंचा हो गए। ठीक है, डॉल्फिन किस में आते हैं? मछली में आएगा फिर स्तनधारी में आएंगे? स्तनधारी है। बिल्कुल, किस में आएंगे? स्तनधारी में आएंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करें, सबसे बड़ा कशेरुकी कौन सा है? बिल्कुल, हाँ। अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन है? अंडा भी देती है ये। बिल्कुल, डकबिल प्लेटिपस। ठीक है, प्लेटिपस का नाम याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे सबसे बड़ा स्थलीय जंतु की बात करेंगे। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन सा है? अफ्रीकी हाथी। अफ्रीकन सरीसृप वर्ग। रेप्टाइल्स की बात करेंगे, रेप्टाइल्स में कौन कौन आ जाएगा? रेप्टाइल्स में छिपकली, क्या कछुआ हो गया, सांप हो गया, ये सब रेंगने वाला है। सांप की बात करें, कछुआ की बात करेंगे, सारे के सारे उसमें भी एम्फीबियंस में भी आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं? एम्फीबियंस में भी आते हैं। ठीक है, सामान्यतः सरीसृप का हृदय कैसा होता है? ठीक है, सामान्यतः सरीसृप का हृदय कैसा होता है? कितने कक्षीय होता है? 3 कक्षीय होता है। लेकिन ये अपवाद में मगरमच्छ होता है। मगरमच्छ में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। ठीक है, सरीसृपों का विकास किस युग में हुआ? मेसोजोइक में। कहाँ पे हुआ? मेसोजोइक में हुआ। ठीक है, ध्यान में रखें, किस युग में? मेसोजोइक में हुआ। ठीक है, डायनासोर किस युग के थे? डायनासोर
मेसोजोइक सही था। अगर कक्ष में हृदय कितने होते हैं? यही अपवाद में 4 कक्षीय होता है, बाकी सब में कितना होता है? तो 3 कक्षीय होता है, ठीक है। 3 घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है जो घोंसला नाग बनाता है? किंग कोबरा ठीक है, नागराज। ठीक है, ध्यान में रखिए। एकमात्र जहरीला छिपकली कौन सी है? हिलोडर्मा हेलोडर्मा। ठीक है, मछलियों का श्वसन होता है किसके द्वारा होता है? गलफड़ा गिल सर ठीक है, ध्यान में हिलोड्रोमा जो रखेंगे। है हम्म उसी को वोकल ऑफ लिजार्ड भी कहा जाता है क्या? नहीं पता है मुझे, हम तो देखे भी नहीं, हम देखना भी नहीं चाहते कहीं कहाँ टूट न ले। ठीक है, टटराता है वो आप लोगों ने छिपकली। देखा है क्या हिलोडर्मा को? और उम्मीद है से आप लोग बार मिलिए हिलोडर्मा से एक बार। ठीक है, जंतु तक में आते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे रचना में उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह को क्या बोलते हैं? क्या कहलाता है? हिस्ट्रोलॉजी। कोशिकाओं का निर्माण क्या चीज से होता है? प्रोटीन प्रोटीन से होता है। विभिन्न ऊतकों एवं अंगों का जोड़ने का काम क्या होता है? तक होते हैं। ऊतक में पाए जाने वाला 2 तत्व कौन है? टेंडन और लिगामेंट है? इसको स्नायु कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्नायु कहते हैं। ठीक है, आज आप लोग दरोगा का सेट करेंगे क्या मेरे साथ? इसके बाद 15 मिनट लगेगा। ठीक है, एक दरोगा का सेट करवा दूंगा। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए। सर मैं तैयार 15 हूँ। मिनट का सेट बनाने में कितना समय ठीक लगता है। है? अरे 90 को कितना जीके बजे? रहता है, 15 से 20 मिनट में मारिए। और क्या, हम लोग भी करेंगे से कौन जोड़ता है? टेंडन बता देते हैं हम अपने जीवन में 2 ही एग्जाम, मतलब पहले एसएससी देते थे, एसएससी में सफलता हाथ लगी, उसके बाद बीपीएससी पे पूरी तरह शिफ्ट हो चुके हैं और हम नेट जीआरएफ का एग्जाम देते हैं। लेकिन चलिए आप लोगों का एग्जाम है तो सोचे कुछ तो आप लोग का हेल्प किया जाए। ठीक है, क्योंकि अभी हम देख रहे थे बीपीएससी को लेकर लोग इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, इसलिए हम सोचे चलो कुछ कुछ सेट भी करा देंगे, बीएसएससी का सेट करवा देंगे, दरोगा का सेट करवा देंगे, ये सब करवा देंगे। ठीक है, अस्थियों का एसएससी अस्थियों से का जोड़ने का दरोगा काम का कौन सर करता है? मतलब लिगामेंट ऐसा नहीं है लिगामेंट। से दरोगा बनने का शौक नहीं है, बन सकते हैं लेकिन उसका फिजिकल हमसे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पीटी मेंस क्लियर हो सकता है, उसमें दौड़ने भागने वाला काम हमसे नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो कर ही नहीं पाएंगे, हैबिट नहीं है। ठीक है, तो अस्थियों का अस्थियों से जोड़ने का काम कौन करता है? बाकी पद बहुत अच्छी है, बढ़िया है, बहुत एक अलग ही रुतबा है, मतलब। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चेतना का उत्तक क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्रिका उत्तक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका, या फिर उसको न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, 2 न्यूरॉनों के बीच की जगह, ये कई बार एग्जाम में पूछा, ये इंपॉर्टेंट, इसको रख लीजिए। 2 न्यूरॉनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइनेप्स। साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, संवेदना को शरीर को एक भाग से दूसरे भाग भेजने का काम कौन करती है? न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका जैसे आप कोशिका। रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाते ही आपकी हाथ मतलब तवा पे चली गई, तो सडन मतलब आपका मतलब एक मतलब तंत्रिका कोशिका जो आपको मतलब भेजेगी आपके सेंस ऑर्गन्स को, आप हाथ हटा लीजिए नहीं तो जल सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। उद्दीपन उसको कहते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मस्तिष्का में मेरुरज्जी बनते हैं, किसके वजह से कहाँ पे बनते हैं? किससे बनते हैं? और तंत्रिका शरीर में उत्तक। मांसपेशियों की कुल संख्या की बात करेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9। ठीक है, 639 है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब मानव शरीर का सबसे बड़ी मांसपेशी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्लूटियस मैक्सिमम। ठीक है, अब मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियों की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टेपियस। स्टेपीडियस। ठीक है, सबसे छोटी मांसपेशियां, सबसे बड़ी की बात करेंगे ग्लूटियस मैक्सिमस। तो मैक्सी से तो मैक्सिमम याद रहेगा, सबसे बड़ा है। ठीक है, स्टेप, स्टेप से तो कान की छोटी हड्डी को स्टेप बोलते हैं, तो स्टेप से आप याद रख लीजिएगा सबसे छोटी मांसपेशियां, आसान है इसको याद करना। मानव रक्त करवा देता हूं, उसका दरोगा का एक सेट करेंगे। ठीक है, देखिए दरोगा का सेट भी पूरा मैं करवा दूंगा आप लोग के साथ, प्रॉमिस है। ठीक है, केवल 8:30 बजे आप लोग समय से पहुंच जाइए। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, 65 नंबर मेरे क्लास से आएगा, रिकॉर्डिंग में बोलना हो। ठीक है, और प्रश्न में एक एक लाइन करके गिना दूंगा, सब 65 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। ठीक है, 65 क्वेश्चन मेरे क्लास से, 10 क्वेश्चन आप अपने मन से लाना है, 5 क्वेश्चन आपके लक के ऊपर निर्भर करेगा। जो क्वेश्चन कोई सही नहीं करेगा वो कीजिए, 80 नंबर पे कोई भी रिजल्ट किन्हीं का भी रुकने वाला नहीं है। ठीक है, बीएससीसी का पूरा सेट, दरोगा का पूरा सेट
और यूपी पेट वगैरह अगर है तो उसका भी पूरा मैं करवा दूंगा आप लोग का, ठीक है, लेकिन सवेरे के क्लास में, ठीक है। 2 घंटा से क्लास का टाइमिंग आपका 3 घंटा जाएगा दुर्गा पूजा के बाद, 1 घंटा साइंस, 1 घंटा जीके, 1 घंटा सेट। प्रतिदिन 3 घंटा आप मेरे साथ पढ़िए और देखिए आप में कितना परिवर्तन आता है, ठीक है, समझ गए। बाकी साइंस सीधे नॉर्मली चलेगा, बाकी जो स्टेटिक्स को पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इतिहास वगैरह आएगा तो साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे। साइंस का कॉन्सेप्ट तो मेरा खुद ही खराब है, तो आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट बता है, ठीक है। बाकी पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, बाकी जो भी हो गया, करेंट आ गया, करेंट में आईआर वगैरह में बहुत कुछ हम अच्छा बता सकते हैं आपको, उस समय डिटेल से बताएंगे, ठीक है। रक्त की बात करेंगे। रक्त जो होता है तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं तो जानते ही आप लोग, बता दीजिए जरा क्या बोलते हैं। हेमेटोलॉजी। बिल्कुल, हेमाटोलॉजी। रक्त जो होता है प्रकृति में कैसा होता है, क्षारीय होता है। 7 के बाद उधर जाएंगे तो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, ठीक है। तो क्षारीय होता है लेकिन कम क्षारीय होता है, ठीक है। अगर पूछेगा एग्जाम में अत्यधिक क्षारीय या फिर मतलब कम क्षारीय, तो कम क्षारीय में आता है, ठीक है, ध्यान में रखें, अत्यधिक नहीं होता है, ठीक है। स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा की बात करेंगे तो 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। एक्चुअली में मनुष्य का वेट का लगभग 10% के आसपास रक्त पाया जाता है, ठीक है। आप कोई मनुष्य का वेट अगर होगा 120 किलो अगर वेट होगा तो ऐसा मनुष्य को स्वस्थ तो नहीं मानेंगे, तो उसमें 5 से 6 लीटर नहीं होगा, ज्यादा होगा रक्त, ठीक है। हाँ, 7% ही दिया हुआ है, सॉरी मैं 10% बोल रहा था। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 7% होता है, ठीक है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कितना कम होता है, तो मतलब आधा लीटर कम जो होता है महिलाओं में कम होता है कंपेयर टू पुरुष, ठीक है। रक्त का मुख्य काम क्या होता है, शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर के रोगों से मतलब क्या करना, रक्षा करना होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे रक्त में पाए जाने वाला धातु की बात करेंगे तो कौन सा धातु जो होता है रक्त में पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, लोहा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, हाँ आयरन, ठीक है। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे रक्त को सुरक्षित रख सकते हैं, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में मतलब रक्त को सुरक्षित रखते हैं। और रक्त का रंग लाल जो होता है किसके वजह से होता है, तो क्या बताएंगे, हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन क्या क्या है, एक प्रकार है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में, ठीक है, हीमोग्लोबिन में बात करेंगे, मौजूद लौह यौगिक की बात करेंगे तो कौन सा होता है हीमोग्लोबिन में, ठीक है, तो हीमेटिन होता है। क्या होता है, हीमेटिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व की बात करेंगे तो पता है लोहा होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का मतलब क्या करना, परिवहन करना, ठीक है। तो आज साइंस इतना ही, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक मतलब सेट करेंगे, ठीक है। आप ये बताइए दरोगा का सेट करना है